हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के मन में कभी ना कभी लाइफ में आती ही है। जब मैं भी मेरी भी बोर्ड्स थी, जब मैं भी स्टूडेंट थी, जब मैं भी एचएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये क्वेश्चंस मेरे भी मन में बहुत आते थे और एक्चुअली सबके मन में ही आते हैं। सो ये जो वीडियो है पूरा, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, जैसे मैंने पढ़ाई किया उस बेस पर बनाया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और कुछ बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि ये आंसर्स कैसे याद करें, आप बताएं। तो मैंने उन लोगों को एक्चुअली कमेंट सेक्शन में इतना डीपली नहीं बताया, इसीलिए ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आप सबके लिए। ओके, सो देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये अपने क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि लॉन्ग आंसर्स याद कैसे करें। और जब वो लॉन्ग आंसर्स याद हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि अरे याद तो हो गया, लेकिन एग्ज़ाम तक याद कैसे रहेगा। ओके, सो याद भी रहेगा आप लोगों को और आप लोग उससे लर्न भी कर पाओगे और रिमेंबर भी कर पाओगे। ये वीडियो आप लोग एंड तक देखो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत से वेज बताए, जिसके थ्रू आप लोग ईजिली आंसर याद कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो, अपनी पढ़ाई करने का ऐसा फॉर्मेट ही बना लो कि जब आप पढ़ने बैठो तो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाओ। यानी कि जैसे ह्यूमन लाइफ का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले बर्थ, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद वो कुछ अचीव करता है, एंड देन उसके बाद डेथ। तो आप अगर किसी राइटर के बारे में पढ़ रहे हो तो पूरा अपने उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही जाओ, जैसे कि ह्यूमन लाइफ प्रोसेस होता है। तो आप जब भी आंसर पढ़ते हो तो अपना एक फॉर्मेट ही ऐसे बना लो कि आप फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखो, और ऐसे आपका आंसर बहुत क्लीन नीट भी दिखेगा। ओके, इंप्रेशन भी आपका अच्छा पड़ेगा। तो आप जब भी आंसर पढ़ते हो तो आप बस कुछ बातों का ध्यान रखो। फर्स्ट थिंग कि आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है कि जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उनका बर्थ कहाँ हुआ, कब हुआ, ये आपको लिखना है। ओके, सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्या दे देना है कि उन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से कंप्लीट की, कैसे कंप्लीट की, उनकी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह बता देना है। एंड थर्ड पॉइंट में आप लोगों को क्या लिख देना है कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया। देखो, ऐसे तो जिसकी हम बात करें, ऐसे हम किसी भी नॉर्मल इंसान की बात नहीं करते। जिन्होंने कुछ, जिनका बहुत नाम है, उनकी ही बात करते हैं हम। ओके, तो फिर हमें आंसर ऐसे लोगों की, ऐसी पर्सनैलिटीज़ का ही पूछा जाएगा। तो उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ अचीवमेंट किए, कुछ डिस्कवरीज किए। तो जो थर्ड पॉइंट लिखना है, देखो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या लिख देना है, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ने बैठना है कि फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, उनका बर्थ कहाँ पर हुआ, जिस राइटर के बारे में आप पढ़ रहे हो या जिस इवेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो इवेंट कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट लिख देना है। अगर हम किसी राइटर की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमें लिख देना है कि उनका बर्थ कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट हमें लिखना है कि उन्होंने अपनी स्टडी कब कंप्लीट की, कहाँ से कंप्लीट की। ओके, एंड थर्ड चीज़ हमें क्या बता देनी है, उन्होंने क्या काम किया है, उनकी डिस्कवरीज, उनके अचीवमेंट्स। ओके, और फोर्थ पॉइंट हमें बता देना है कि उनका मतलब लास्ट में उन्होंने क्या किया, वो अपने रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद क्या करते थे, एंड देन उनकी डेथ कब हुई। और ऐसे ही आप पूरे, जब जैसे बायोग्राफी होती है ना, उस प्रोसेस में आप अपनी सारी बातें बता दो। ओके, तो ये एक बहुत ईजी वे है कि आप लोगों को ऐसे ही सारे आंसर पढ़ना है, तो आप लोगों को फटाक से सब याद हो जाएगा। ओके, नाउ देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। अब आप लोगों को ऐसे भी कुछ चीज़ याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है। अगर फर्स्ट वाला काम नहीं करा आपके साथ, फर्स्ट स्टेप वर्क नहीं करा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना, तो सेकंड चीज़ आप लोगों को अब क्या कर देनी है, अंडरस्टैंड डीपली। आप जो भी पढ़ते हो, देखो जो भी पढ़ते हो उसको एकदम गहराइयों में जाके उसके पढ़ो। मतलब अब ऐसा मत करो कि कुछ आंसर दे तो उसको पूरा बचपन से लेके हमने आगे तक जो भी बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक का, एडवांस लेवल तक का पढ़ ले, ऐसे भी मत करो, वरना पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। आपको जितना आंसर दिया है उस आंसर को पूरा अच्छे से पढ़ लो, ए टू जेड, उसमें जो भी दिया आप लोग समझ लो। अगर कोई हार्ड वर्ड्स आ रहे तो ऐसे मत सोचो अरे मैं इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मत ऐसे मत सोचो। उसका मीनिंग जानने की कोशिश करो कि हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो कोई हार्ड टर्म दिया है, आपको उसका मतलब नहीं पता, तो आप उसको जानने की कोशिश करो कि वो लिखा क्या, उसका मतलब क्या, एंड पूरा ए टू जेड पढ़ लो। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करो, गूगल से सर्च करो। उसमें समझो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ रहे हो। ओके, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी मशीन्स यूज़ हुई थी, जिसका नाम मेंशन है, आप उस मशीन्स को देख लो गूगल से कैसी दिखती है। मतलब उसको थोड़ा है ना अपने दिमाग में पूरा सेट कर लो कि कैसे क्या हुआ था सब। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने पढ़ा कि मशीन्स जिसने भी बनाई थी उनकी फ़ोटोज़ देख लेनी है। ओके, तो ऐसे करो कि मशीन्स देख लो, उनकी फ़ोटोज़ देख लो, और उसमें जो भी वर्ड्स दिए है, वीविंग, ये सब हमें दिए होते, तो वो सब ए टू जेड वर्ड पहले
जान लो सब और एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो उसको। देखो अगर आप उसको समझ लोगे ना तो ऐसा होता है कि आपको कभी भी उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आपको फ़ौरन आ जाएगा कि हाँ हाँ उन्होंने तो ये किया था, ऐसी मशीन्स थी पहले, तो ऐसे होता था पहले, तो ऐसे कपड़े बनते थे। तो उससे अपना आप ना आपके दिमाग में वो रिविजन होता जाएगा। ओके, सो एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लो, भले ही कम पढ़ो, टाइम इन्वेस्ट करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो कि वो ऐसा ना हो कि आपने 10 के 10 चैप्टर पढ़ लिए लेकिन एग्जाम में एक चैप्टर भी ना याद रहे। नहीं, आप भले ही 5 चैप्टर पढ़ो लेकिन वो 5 लिख कर आओ एग्जाम में, ऐसा पढ़ो। ओके नाउ चलो ठीक है, हमने ये भी देख लिया अंडरस्टैंड डीपली वाला। अब थर्ड चीज़ जो है, देखो अगर आप लोगों को याद करने में बहुत मुश्किल होती है, ओके, बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो उसको जब आप रीड कर रहे हो तो ही उसको पूरे ना एक स्टोरी जैसे इमेजिन कर लो। फॉर एग्जांपल कि हमारा क्वेश्चन ये है कि इंडिया की डिस्कवरी किसने किया था और कैसे किया था। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि कोलंबस इंडिया में नहीं, सॉरी, कोलंबस इंडिया की सर्च के लिए निकला था एंड देन वो सर्च नहीं कर पाया, वो कहीं और ही पहुंच गया था। एंड देन उसके बाद वास्को द गामा आए एंड देन उन्होंने एक अपनी पूरी टीम बना ली थी, उसके साथ वो आए यहाँ पर। ओके, और उनको वहाँ पर एक पोर्ट पर रुके वो एक पोर्ट पर रुके, उनको वहाँ पर कौन मिला था, एक इंडियन नेविगेटर मिला था जिसकी हेल्प से उन्होंने इंडिया तक पहुँचे। ओके, सो ऐसे कभी मत सोचना कि वास्को द गामा ने इंडिया ढूंढा है, नहीं, वास्को द गामा ने एक इंडियन नेविगेटर की हेल्प से इंडिया को ढूंढा है। ओके, सो देखो हमें इतना तो समझ गया ना। तो अब हमें क्या करना है, इसे पूरा ना इमेजिन कर लेना। हम लोगों ने वास्को द गामा की फ़ोटो तो देखी है, तो अब ऐसा मतलब थोड़ा आपको करना पड़ेगा। देखो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बचपना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सब लोग ही ऐसे जाते हैं। आप कैसे भी देख लो, जो भी स्कॉलर्स होते हैं अगर वो बताए होंगे आप लोगों को कि कैसे पढ़े, तो वो ये बोलते हैं कि इमेजिन करके। तो जैसे वास्को द गामा है तो आप पूरा इमेजिन कर लो कि वास्को द गामा है, वो जा रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, शिप है, ठीक है, मतलब पूरा अपने लाइफ में ना जैसे एक मूवी चाहती है ना, वैसे अपने पूरा अपने दिमाग में पूरा वैसे ना वो इमेजिन कर लो। ओके, सो वास्को द गामा है, वो जा रहे हैं, उनकी पूरी टीम है, वो पूरा नदियाँ है उसमें से वो अपनी शिप के साथ जा रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो। एंड देन वो एक पोर्ट पर रुके हैं, एक किनारे पर अपनी नाव लगाए हैं, वहाँ पर रुके हैं एंड वहाँ पर उनको एक इंडियन आदमी मिला है, ठीक है, जो कि क्या करता है, वो भी सी फेरर है, ओके, नेविगेटर है। तो उसने उनसे बात किया, ओके, नेविगेटर से बात किया वास्को द गामा ने, एंड देन उनकी हेल्प से वो कहाँ है, इंडिया में आए। ओके, सो ऐसे ही ना पूरा इमेजिन कर लो कि कैसे क्या हुआ था, पूरी अपने ना दिमाग में एक मूवी कैसे चलती है वैसे स्टोरी सेट कर लो, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा वे है। देखो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से याद रहता है, हम इसे ईजिली नहीं भूल पाते। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर अब आप लोगों ने सारी तरकीबें लगा ली, आप लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आपको आंसर याद ही नहीं हो रहा है, ठीक है, अब मतलब अब एकदम ऐसे होगा कि भाई अब मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, और ऐसा नहीं कि अब हो ही नहीं पाएगा, जो आप लोगों के पास अगर थोड़ा सा बुद्धि है, देखो बोलते हैं ना नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, तो बुद्धि लगाओगे तो सब पॉसिबल। ओके, सो देखो अगर आप लोगों को अब याद ही नहीं हो रहा तो क्या करना है आप लोगों को, जस्ट रीड हेडलाइंस। अब इसका मतलब क्या, जैसे कि देखो आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, कि मतलब इंडिया में अभी भी कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो वीमेंस फेस करती है। तो वहाँ पे आप लोगों को दिया है लैक ऑफ एजुकेशन एंड देन पूरा उसका पॉइंट्स लिया, मतलब पहले हेडिंग दिया हुआ है लैक ऑफ एजुकेशन, उसका पूरा हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देन दिया हुआ है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। थर्ड दिया हुआ हमें डोमेस्टिक वायलेंस एंड इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना ही नहीं है, अब आप लोगों को क्या करना है, जो हेडिंग से उसे रट्टा मार लेना है। देखो जैसे कि हमने रट्टा मार लिया, फर्स्ट हेडिंग क्या था हमारा, लैक ऑफ एजुकेशन, तो बस आप लोगों को इतना याद रखना, लैक ऑफ एजुकेशन। अब आप लोगों ने लैक ऑफ एजुकेशन याद किया, आपने हेडिंग डाला फर्स्ट पॉइंट लैक ऑफ एजुकेशन। अब उसके आगे आप लोगों को पूरा का पूरा अपना पॉइंट ऐड कर देना है। आप जो भी सोचते हो वो लिख दो, बस हेडिंग याद रखो। आपका इतना ओपिनियन स्ट्रांग होगा, आप 12th के बच्चे हो कि आप खुद से लिख सकते हो। सो लैक ऑफ एजुकेशन है, तो लैक ऑफ एजुकेशन हमने लिखा। उसके बाद हमने लिख दिया कि आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर उनको कैसी 5वीं 6वीं तक पढ़ा दिया जाता है, और देन बोलते हैं कि बस हो गया तुम्हारी इतनी पढ़ाई तुम्हारे लिए काफ़ी, और बेटे को बहुत अच्छी शहर भेजा जाता है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है, ये सब होता है। तो आप इसको पूरा लिख सकते हो, बस आपको क्या याद रखना है, लैक ऑफ एजुकेशन। आपने लैक ऑफ एजुकेशन लिखा, पूरी आपने चीज़ लिख दी। एंड देन
अब आपके क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों ने हेडिंग डाला। अब आपके पास आपका जो भी ओपिनियन है उसमें ऐड ऑन कर दो, ठीक है। कि आज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे शहरों में तो छोड़ो, गांव में तो छोड़ो, शहरों में भी ऐसा होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। छोटी छोटी बातों से चीज़ों का पता चलता है हमें। बहुत से घर में ऐसा होता है अभी भी, ओके। जो बहुत पुरानी सोच वाले ऐसे अपने पॉइंट्स लिख दो। फिर थर्ड क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस। अब आप लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस हेडिंग डाल देनी है एज इट इज़, और अपना जो भी ओपिनियन है वो लिख देना है, ओके। चलो ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमने पढ़ा है, आपने कोई से भी वे से पढ़ा हो, अब आप लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि जब आप लोगों ने अपने से पढ़ा है तो रीअरेंज द पॉइंट्स, मतलब कि कैसे इक्वेशन में मैं पॉइंट्स लगाऊँ, कैसे उसको रीअरेंज करूँ। पहले मतलब ऐसे कुछ भी स्टोरी आगे पीछे तो नहीं लिख सकते ना। तो हमें एक, देखो, एक फॉर्मेट होता है कि हमें स्टोरी लिखनी है तो एक अच्छे से सामने वाले को भी समझ आना चाहिए। तो अपने दिमाग में पूरे पॉइंट्स रीअरेंज कर लो कि मैंने ऐसे जो भी इमेजिन करके पढ़ा हो तो मैं पहले ये लिखूंगा, पहले ये लिखूंगा, पहले ये लिखूंगा, और ऐसे अपने पूरे माइंड में इमेजिन कर लो, और सॉरी रीअरेंज कर लो पॉइंट्स की फर्स्ट क्या आना चाहिए, सेकंड क्या आना चाहिए, और एक इक्वेशन में लिख दो, ओके। नाउ देखो, जब आप लोगों ने पढ़ भी लिया, पॉइंट्स रीअरेंज भी कर लिया है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अपने दिमाग में एक समराइज़ कर लेना है उस आंसर का, ओके। आपने फटाफट से समराइज़ कर लिया कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये आंसर था, वो आंसर था, ओके। एंड देन समराइज होने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, लास्ट थिंग इज़ कि इसको अपने एक नोटबुक में लिख देना है, और इंग्लिश अच्छे से लैंग्वेज में लिख देना है। पूरी इंग्लिश आपको जैसे एग्ज़ाम में लिखनी है वैसे। आपने भले ही ऐसे ही पढ़ लिया है कि हिंदी में आप लोग अपने जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आपने उस लैंग्वेज में लिख दिया, लेकिन जब आप समराइज़ कर रहे हो वो भी आप अपने ही मदर टंग में करो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें ही करो। लेकिन जब आप लिखते हो तो उसको इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको इंग्लिश मीडियम ही चाहिए। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश में लिखो, आप हिंदी मीडियम के तो जो एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम आपको गूगल करके एक एक वर्ड लिखना, नहीं। आपका जो भी ओपिनियन, देखो हिस्ट्री वगैरह में इतना कोई ग्रामर नहीं देखता है। ग्रामर जो जहाँ पे देखा जाता है वो है इंग्लिश, ओके। अगर आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे हो तो आपका इंग्लिश में ग्रामर देखा जाएगा, हिंदी का लिख रहे हो तो हिंदी में ग्रामर देखा जाएगा, और मराठी में देखा जाएगा। लैंग्वेजेस में देखा जाता है, आई मीन टू से सब्जेक्ट्स में नहीं देखा जाता, थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स में नहीं देखा जाता। तो अब आपको जैसे भी जो भी समझा है आपको एक नोटबुक पे लिख देना है कि मैं अपने पॉइंट्स ऐसे रीअरेंज किया था, मैंने अपने दिमाग में ऐसे समराइज़ कर लिया, एंड देन आपको बस वो एक नोटबुक में लिख देना है और बस बात ख़त्म। और ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ हो गया, इतना कौन करेगा, नहीं। देखो, आपने बस क्या किया, आपने अपनी बुक उठाई है, आपने समझो इमेजिनेशन वाले वे से पढ़ा है, तो आपने बस उसको इमेजिन किया है, आपने इमेजिन कर लिया, देन आपने सोचा कि मैं पहले ये पॉइंट लिखूंगा, सेकंड पॉइंट ये लिखूंगा, ठीक है। उसको रीअरेंज कर दिया, देन अपने दिमाग में एक समराइज़ कर लिया कि फटाफट से कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, मैं लिख दूंगा। एंड देन उसको एंड में क्या करना है, आप लोगों ने एक बार बस लिख दिया, आपने उसको अपने नोटबुक में लिख दिया, बस बात खत्म। आपको वो आंसर याद भी रहेगा जब आप लोगों ने इतना उस पर किया है तो, ओके। सो ऐसे ही वेज से मेरी भी पढ़ाई होती थी। भले ही मेरे को पूरा आधा दिन लग जाता था एक चैप्टर पढ़ने को, लेकिन जो मैंने 12th में पढ़ा है वो मुझे अब तक याद है। सो आप लोगों को तो एग्ज़ाम तक याद रहने ही वाला है अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।